नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसली गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। श्री राम मंदिर कथित दान घोटाला मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के मौके पर नई दिल्ली में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत के लिए नई रणनीति पर मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन के दौरे पर। ब्रिटिश समकक्ष के साथ ही अगले महीने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा। वेनेजुला में विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 235, हजारों लोग हुए जख्मी। दुनिया ने बढ़ाए मदद के हाथ, बचाव और राहत कार्य जारी। और भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला टी20 मुकाबला। पहली बार टी20 कप्तान के रूप में उतरेंगे श्रेयस अय्यर। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संतों ने ये भी मांग की कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में राम भक्तों के दान के साथ किसी भी तरह की अनियमितता दोबारा ना हो पाए। ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राम मंदिर दान घोटाले में आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है।
भगवान राम का मंदिर और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था, उसके लिए जो है सारी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा। मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज इस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा, इस बात की हमें खुशी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोग जो है जिन्होंने गलत किया है वो उनको सामने लाया जाएगा। अभी जो है कुछ लोग अज्ञात हैं और जो है जांच हो रही है। जो लोग जांच के दायरे में आएंगे, जिन्होंने गलत किया वो पकड़े जाएंगे। इस बात की हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ, एफआईआर दर्ज की गई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे ज़्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकती। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है। शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, कब तक उन 8 जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा ताकि जुडिशियल कस्टडी की मांग की जा सके? देखिए आंचल, गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर उनको पेश करना होता है। हो सकता है कि जब कोर्ट का आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो जाहिर है कि जो भी संबंधित न्यायाधिकारी होंगे उनके घर ले जा सकते हैं, कोर्ट में आकर बैठ सकते हैं। तो पेश तो करना पड़ेगा। 24 घंटे की प्रक्रिया, अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इंट्रोगेशन हो रहा है, लेकिन शाम तक हर हालत में उनको पेश कर दिया जाएगा, चाहे जो परिस्थिति हो, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, ये तय माना जाए। उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने में पुलिस भी इंट्रोगेशन करेगी और एसआईटी भी जांच पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो रिमांड प्रक्रिया है उसके बाद जो भी जांच की जाएगी, जो भी पूछताछ की जाएगी, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग तमाम और तथ्यों के साथ किया जाएगा और वो कोर्ट में बाद में दाखिल की जाती है। तो जाहिर की रिमांड प्रक्रिया के बाद इसमें पूछताछ होगी और कड़ाई से पूछताछ होगी। रामेंद्र, जिस तरह से चंदा चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है, योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आई और ट्रस्ट के ही जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पर ये पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। आखिरकार उस तहरीर के मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहे? देखिए आंचल, पहले तो ये जान लीजिए कि जो रामालय में रह रहे हैं, यानी श्री राम मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनके राम के आचरण का अनुसरण करना पड़ेगा। भगवान राम ने एक उठी हुई उंगली का सम्मान किया और माँ सीता को परित्याग कर दिया। कहा कि अगर हमारे राज्य में एक भी उंगली हमारे खिलाफ उठती है तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। जहां लाखों गलियां उठ रही हैं तो ऐसे ट्रस्ट के लोगों को, ऐसे बाकी लोगों को उनके राम के आचरण का अनुसरण करना चाहिए और खुद ही उनको वहां से हटना चाहिए। चूँकि मुकदमा लिख दिया गया है तो प्रक्रिया की जा रही, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। तो अगर ये नहीं करते हैं तो देखिए विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। अगर आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वहाँ से सांसद समाजवादी पार्टी जिताया, तो जो जमीन इशू था उस पर उन्होंने तमाम अनर्गल आरोप लगाए, मिथ्या आरोप लगाए, लेकिन उसको जनता ने उस समय स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर है कि हमें लगता है कि नेतृत्व ये सारी चीज़ें समझ रहा होगा, जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, जो भी संगठन में बैठे लोग हैं, कि अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी स्वीकार्यता कम होगी। तो जाहिर है कि कठोर कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। ये पहला स्टेप है, अभी बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, इसमें कोई सोच संकोच नहीं है। आचल, एफआईआर हुई है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई, पकड़े गए हैं वो 8 मोहरे हैं, लेकिन बड़े चेहरों का पकड़े जाना भी बाकी है। लेकिन साफ तौर पर लगातार जिस तरह से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं रामेंद्र कि जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो पारदर्शी है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए जो भी नेतृत्व है, आप देखिए ना, आंचल चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व, उसमें कोई लाग लपेट शोक संकोच नहीं है। जो योगी को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। तो जैसे ही उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग की थी, ट्रस्ट ने, और एसआईटी की जांच गठित की थी, एसआईटी का गठन किया था, तभी उन्होंने कहा था कि सारे तथ्यों को सामने लाया जाएगा और जनता के सामने आएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा और कागज में रहे, जनता के सामने आकर वो चेहरे सारे बेनकाब होंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और जहां जहां इन लोगों ने धन लगाया होगा उस सब की रिकवरी होगी। आप देखते जाइए, सरकार लगभग ये मन बना के बैठी है। आंचल रामेंद्र, जिन लोगों पर भी एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं दान राशि प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में, खासतौर पर अगर टिन्नू यादव की बात की जाए, तो उन्होंने अपने ऊपर जो तमाम आरोप लगे उन्हें निराधार बताया, कहा कि ये जलन के मारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और अपनी भूमिका को, कि भाई नोट गिनने में उनकी कोई भूमिका थी या दान चढ़ावे में, अपनी भूमिका से इनकार किया। लेकिन अगर जुडिशल कस्टडी मिलती है और जब इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर पुलिस के पास पहुंचेंगे। देखिए आंचल, जो भी अपराधी पकड़ा जाता है वो अपने बचाव में तर्क देता है, और किसी अपराधी की इन तर्कों को पुलिस स्वीकार नहीं करती और न कानूनी रूप से इसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए कि वो अपने बचाव में ही तर्क देगा, ये तय है। तो जाहिर है कि अभी तो इंट्रोगेशन की शुरुआत है। हालांकि एसआईटी ने मोटी मोटी जो चीज़ें जांच में शामिल की है, उसमें इन सारे चेहरे बेनकाब हो गए। टिन्नू यादव के पास क्यों रहती थी चाबी, जो दान पेटी है उसकी चाबी क्यों रहती थी, टिन्नू यादव ही सारी चीज़ों को क्यों मॉनिटर करते थे। तो इस तरीके के तमाम चीज़ें हैं जो सवाल निकल करके सामने आएंगे। कैसे अपने परिवारीजनों और रिश्तेदारों को वहाँ भरा गया, क्यों ऐसे लोगों को नहीं रखा गया जो उस काम को बाखूबी कर सकते हैं। एचआर एजेंसी की पहले ही बात कही गई थी जब ऑडिट कराया गया था कि एचआर एजेंसी बनाई जाए। इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए एचआर एजेंसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी की फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं कि जो लोग पर्दे के पीछे हैं वो बच जाएंगे, जाँच की आँच उन तक जाएगी, ये तय है। आंचल और रामेंद्र, साफ तौर पर जिस तरह से जो वित्तीय कड़ियाँ हैं, यानी कि इसमें मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं स्थापित करना कि किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, और ये जो सिस्टम लैप्स है उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, और लीकेज कहाँ से थी, ये दुरुस्त करने के लिए ये पूछताछ बेहद अहम कड़ी साबित होगी। देखिए आंचल, 2 करोड़ से अधिक की धनराशि जब्त की जा चुकी है, यानी वहाँ से पकड़ी गई है। बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। तो ये कड़ियाँ तो एक एक करके गिनी जाएंगे कि अगर 20,000 आपको मिलता है तो आपने 65 लाख का मकान कैसे खरीदा, करोड़ों रुपए कैसे खर्च किया, कैसे ज़मीनें खरीदी जा रही 1.5 करोड़ की। आखिर कोई तो आधार होगा ना, कहाँ से पैसा आया उसको आप तो बताओगे। तो जैसे अभी देखिए पुलिस कार्रवाई हो रही है, अभी तमाम और एजेंसीज इसमें हाथ डालेंगी कि कैसे कैसे पैसा आया, कहाँ लैप्स हुआ, बैंक कर्मचारी कितने इन्वॉल्व थे, बैंक में आने के बाद पैसा बैंक के आने के रास्ते तक जब उनकी जिम्मेदारी थी तो वहाँ गिनने के बाद कैसे गड़बड़ हुई। तो अभी दूसरी एजेंसीज भी इसमें हाथ डालेंगी। ये केवल पुलिसिंग या एसआईटी की जांच तक सीमित नहीं रहेगा और उन सब की गर्दन फंसेंगी जो पर्दे के पीछे हैं या पेपर। अच्छा, एक चीज़ बहुत संक्षिप्त में आप जानना चाहती हूँ कि लगातार हम पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स पर तुरंत एकदम से आ गया कि भाई 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये भी आ रहा है कि छोटी मछलियों को फंसाया गया बड़ी मछली को बचाने के लिए। लेकिन साफ तौर पर वीएचपी का भी ये मानना है कि कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन है। अगर उसके खिलाफ सबूत या साक्ष्य मिलते हैं तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये बात सरकार भी कह चुकी है और बीएसपी प्रमुख भी कह रहे हैं कि नहीं, चाहे जितने बड़े पद पर हो, चाहे उनके लोग ही क्यों ना हो, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। तो जाहिर है कि कार्रवाई होगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे ही। ये सरकार इसको लेकर के बहुत कठोर है, आप स्पष्ट मान लीजिए। बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। पहले वो खबर साझा कर दें, फिर आपके पास वापस आएंगे। तो बात फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर नई टीम का ऐलान किया। आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बैठक होनी है। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ स्तर तक मजबूती के दावे के साथ पार्टी ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया। आखिर इस नई टीम का सियासी संदेश क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए, और फिर जानेंगे तमाम जानकारियां अपने संवाददाता के जरिए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई टीम का ऐलान किया है। संगठन में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में सुरेश राणा, प्रियंका रावत, पूजा पाल, राजेश यादव, कृतिका अग्रवाल और नीरज सिंह समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभिजात मिश्रा, गीता शाक्य, राम प्रताप सिंह चौहान और उपेंद्र रावत को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। संगठन में पिछड़े, दलित, महिला, युवा और अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। संगठन को मजबूत करना, हर एक इकाई ज्यादा सुदृढ़ तरीके से काम करे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नई टीम का मकसद हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना और 2027 के चुनाव की तैयारी को तेज करना है। पार्टी का कहना है कि उसका एजेंडा सबका साथ, सबका विकास है, जबकि विपक्ष की पीडीए रणनीति को बीजेपी जातीय राजनीति करार दे रही है। भाजपा ने आपातकाल की बरसी को भी काला दिवस के रूप में मनाकर कांग्रेस और सपा पर राजनीतिक हमला तेज किया। जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखो ना। वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बदलाव को चुनावी कवायद बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब संगठन को नए सिरे से मजबूत कर 2027 की रणनीति पर पूरी तरह फोकस कर रही है। खड़बड़ाहट है सत्ता के गलियारों में, क्योंकि जब ग्राउंड में रिपोर्ट जा रही है तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए अफरा तफरी में नए नए कैबिनेट पद दिए जा रहे हैं, नई नई कार्यकारिणी घोषित की जा रही है, नए नए पदों को पे नामित किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हमारे सामने चुनावी चतुर्वर्ष है, उसमें सभी लोग लग करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी मिलकर के बखूबी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है और बीजेपी ने यही संदेश देने की कोशिश की है। नई टीम में सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ मैनेजमेंट तीनों पर जोर दिखाई देता है। अब असली परीक्षा होगी कि क्या यह नई टीम संगठनात्मक बदलाव को चुनावी जीत में बदल पाती है, क्योंकि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रामेंद्र इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। रामेंद्र, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी के जो नए पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है, इसके क्या मायने हैं? देखिए आंचल, हमने पूरी रिपोर्ट सुनी और जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं वो केवल जात की राजनीति कर रहे हैं। उनका आधार ही केवल जात है कि अगर जातियों में नहीं बांट पाते हैं तो भाजपा को हराना उनके लिए मुश्किल है। देखिए अखाड़े में अगर पहलवान उतरेगा तो अखाड़े के नियम लागू होंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक रूप से काम कर रही तो राजनीतिक रूप से जो भी करना है वो किया जाएगा। तो इसलिए लड़ना किससे? लड़ना है जो पीडीए का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, भले वो कागजी फार्मूला है, जमीन पर पिछली बार तब नहीं उतरा लोकसभा में जब सपा बसपा कांग्रेस सभी एक साथ थे, लोकदल भी एक साथ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई। तो जाहिर है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक वो सारे क्षेत्र कहाँ कहाँ किसका प्रभाव है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी का जात का नेता ऊपर नहीं बैठता है तो उसकी जनता नीचे बैठकर ताली नहीं बजाती है। तो जाहिर है उनको प्रतिनिधित्व चाहिए और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रही। तो जाहिर उनको आगे भी लाया जाएगा, उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। तो ओबीसी के जो बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं, चाहे पंकज चौधरी जी हों, चाहे उसके नीचे
के तमाम चेहरों को जगह दी गई, एससी के तमाम चेहरों को जगह दी गई है, क्षत्रियों और ब्राह्मणों के भी बड़े चेहरों को जगह दी गई, यानी सबको एक साथ एक मंच पर एक गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो गुलदस्ता है 2027 को पार करेगा, क्योंकि आगे दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है 2027 का और उसकी भूमिका भाजपा ने तैयार कर ली है। यानी कि शक्ति संतुलन की अप्रोच को बहुत ध्यान से रखकर इस पूरी टीम को तैयार किया गया है, जहां सामाजिक संतुलन के साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करना है इसका भी ध्यान रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज 4 बजे जब पदाधिकारियों की बैठक होगी तो साफ निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार आगे का एजेंडा क्या रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए ATT न्यूज़। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होने वाली है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे, जिसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। ये सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट द्वारा तस्करी की उभरती चुनौतियों से निपटने की रणनीति के साथ ही जागरूकता, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे और जम्मू और गुवाहाटी में नवनिर्मित NCB क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। वो ऑनलाइन ड्रग निस्तारण पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत देश भर में लगभग 6,000 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 2,09,500 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरकार की शून्य सहनशीलता नीति सुदृढ़ करना और नशामुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना है। बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास का आकलन और अगले 3 वर्षों में मादक पदार्थों के नियंत्रण की प्रभावी रणनीति तैयार करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को मेरी शुभकामनाएं। मोदी जी की अगुवाई में भारत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। इसके तहत नार्को कार्टेल्स को सख्ती से खत्म किया गया और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया। ये दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने और हमारे संकल्प को और मजबूत करने का है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और
तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 जून को इस दिन के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। इस वर्ष की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देते हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की, जहां स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के साथ नाबिडांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कल से 3 दिन की सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। वो सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। भारत ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में
महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी सेशेल्स भारत की महासागर दृष्टि और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को पूरी तरह बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उनकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए रिपोर्ट। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को ये भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था। लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है।
42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और उसकी 10वीं तारीख यानी आशूरा विशेष महत्व रखती है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत सहित कई देशों में आज ताज़िये निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है और लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर ही यूपी पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया। संभल, लखनऊ, मेरठ और मऊ समेत सभी संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहरों में पुलिस फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मुहर्रम के जुलूस केवल पूर्व निर्धारित मार्गों और पुरानी परंपराओं के अनुसार निकाले जाएंगे। किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साइबर सेल सक्रिय है। भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मुहर्रम के अवसर पर निकालने वाले जुलूस को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की। 26 जून को शिया और 27 जून को सुन्नी समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रमुख इलाकों पर निजी और यात्री वाहनों का परिचालन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। पुलिस ने लोगों से घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की जानकारी लेने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान कल खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया। उसके बाद उज्जैन में मुहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वायरल वीडियो में एक कार को लगभग 40 फीट ऊंचाई पर क्रेन से लटकाया गया दिखाई दे रहा है और कार के भीतर पटाखे रखकर उनमें आग लगाई गई। इसके बाद कार के अंदर धमाके जैसा दृश्य देखने को मिला। घटना के समय कार के नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई थी। प्रशासन का कहना है कि जुलूस की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस तरह के स्टंट या पटाखों के इस्तेमाल की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने आयोजनकर्ता शोएब खान, कार पर झंडा लगाने वाले जाहिद खान और तालीम तथा क्रेन मालिक गोपाल माली को आरोपी बनाया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच की जा रही है। के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था
इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुहर्रम के मौके पर निकाले जा रहे ताज़िए के कल रात बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा जाने के कारण करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए। पिपलौदा थाना क्षेत्र के हतनारा गांव के ताज़िए के साथ जुलूस निकाला जा रहा था और करीब रात 11:15 बजे के आसपास बिजली की हाई टेंशन लाइन से वो टकराया, जिसकी वजह से उसमें करंट फैल गया और उसे उठाकर ले जा रहे कई लोग झुलस गए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई और घटना की जांच की जा रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक ट्रक ने एक वैन को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति घायल हुआ। यह हादसा आधी रात के करीब राजरप्पा पुलिस थाने क्षेत्र के बारलोंग बुद्ध बाजार में हुआ। वैन में बैंड पार्टी के लोग सवार थे। घायल व्यक्ति को पास के अस्पताल के लिए में उपचार के लिए ले जाया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DT न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत बढ़ते आगे। वेनेजुला में आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 235 से ज्यादा हो गई, जबकि 1500 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। इस भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए। राजधानी के तटीय क्षेत्र ला ग्वायरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद अभी हजारों लोग लापता हैं और इस बीच राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया। वेनेजुला में आए भूकंप के बाद दुनिया के देशों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। संयुक्त राष्ट्र प्रमाणित बचावकर्मी भूकंप में बचे लोगों की तलाश में मदद करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने टीवी पर दिए गए संदेश में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से वेनेजुला को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अमेरिका ने वेनेजुला को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य जहाज और विमान भेजने की घोषणा की। साथ ही अमेरिका ने $15 करोड़ की सहायता की भी घोषणा की है। स्पेन और फ्रांस ने कई विशेषज्ञों की टीमें भेजने का फैसला लिया, जबकि जर्मनी ने 6 सैन्य परिवहन विमान भेजने का वायदा किया है। स्विट्जरलैंड ने 80 बचावकर्मी, 8 खोजी कुत्तों और 18 टन राहत सामग्री को जल्द से जल्द वेनेजुला भेजने की तैयारी कर ली। नीदरलैंड्स के विदेश व्यापार मंत्री सुजोएड ने खोज और बचाव दल भेजने के लिए 20 लाख यूरो की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं चेक गणराज्य ने बताया कि उसकी बचाव टीम रवाना होने की तैयारी कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने कहा कि उसने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए $25 लाख जारी किए। वेटिकन ने घोषणा की कि पोप लियो 14वें ने वेनेजुला के लिए शुरुआती आपात सहायता के रूप में 1 लाख यूरो भेजे हैं। वहीं वेनेजुला में आए भूकंप के बाद लैटिन अमेरिकन देशों ने जल्द मदद पहुंचाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला दा सिल्वा ने वेनेजुला के लिए एक फील्ड अस्पताल भेजने की घोषणा की। इसके साथ ही 2 विमानों से 36 दमकल कर्मी और बचाव और संचार विशेषज्ञों की टीमें भी भेजी जाएंगी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि उनके देश वेनेजुला के लिए सैन्य बचाव दल और चिकित्सा कर्मियों की टीम भेज रहा है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भेजी जाएगी। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने बताया कि उन्होंने 300 बचावकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और 50 टन उपकरण, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री तैयार रखी है। कोलंबिया, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए,
अपनी पड़ोसी देश वेनेजुएला के लिए 60 से अधिक बचाव कर्मी और 12 टन राहत सामग्री भेजेगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कोलंबिया हमेशा वेनेजुएला की मदद करेगा। इसके अलावा अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, उरुग्वे ने भी वेनेजुएला के प्रति एकजुटता जताई, जबकि इक्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य ने राहत सहायता भेजने की तैयारी की घोषणा की है। वहीं लैटिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो 10 सबसे भीषण भूकंप यहाँ पर आए हैं और अगर इसको कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पर 2010 की अगर बात की जाए तो और 16,000 इक्वाडोर, कोलंबिया में, यानी कि किस तरह से इन देशों में भूकंप आए और उसकी वजह से जो जान माल का नुकसान हुआ है ये हम आपको ग्राफिकली बता रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका के 10 सबसे भीषण भूकंप, जहां हेती की अगर बात की जाए तो 2010 इसकी तीव्रता थी 7.0 और करीबन 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई। ऐसे ही इक्वाडोर और कोलंबिया का अगर जिक्र करें 1868 में तो 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था और 70,000 लोगों की जान इसमें चली गई थी। पेरू 1970, ये लैटिन अमेरिकन के जो देश हैं, 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था और 66,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुछ ऐसा ही इक्वाडोर में भी हुआ था 1797 में, जहां 8.3 तीव्रता का भूकंप आया था और 40,000 लोग काल की गाल में समा गए थे। चिली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 1939 में 8.3 तीव्रता का भूकंप आया था, 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और वेनेजुएला में ही 1812 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जहां 26,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी इसलिए कहा जा रहा था कि वेनेजुएला में 126 साल बाद इस तरह के तबाही का मंजर देखा गया है। एरिका की बात की जाए तो 1868 8.5 तीव्रता का भूकंप, 25,000 लोगों की जान गई। ग्वाटेमाला की बात की जाए तो 1976 में भी 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और वेनेजुएला में एक बार फिर से 1797 में जब भूकंप आया था तो 16,000 जो लोग हैं उनकी जान चली गई थी। वहीं पश्चिमी यूरोप की भी अगर बात करें तो इन दिनों वो भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां कई देशों में तापमान जून में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ चुका। इस लू की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। बिजली आपूर्ति में बाधा होने के साथ साथ स्कूलों और सांस्कृतिक स्थलों को बंद करने जैसी स्थिति बन गई। ब्रिटेन में कल तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, जिसे अब तक का सबसे गर्म जून का दिन माना जा रहा है। ब्रिटेन की मौसम एजेंसी के अनुसार ये रिकॉर्ड एक दिन पहले ही बने रिकॉर्ड को भी पार कर गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। स्विट्जरलैंड में भी तापमान पहली बार जून में 37 डिग्री को पार कर गया। यह 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये जून महीने के लिए अब तक का सबसे ऊंचा तापमान है। नीदरलैंड्स में भी इस तरह की चेतावनी जारी की गई, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और चेक गणराज्य में आने वाले दिनों में और अधिक तापमान की आशंका जताई गई है। भारतीय टी20 टीम एक नए दौर में कदम रखने जा रही है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार कप्तान के रूप में मैदान पर उतरने वाले श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत नई शुरुआत करेगा। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपे जाने के बाद सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए बदलाव का संकेत मानी जा रही है। अय्यर के सामने एक ऐसी टीम को दिशा देने की चुनौती है जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन मौजूद है। हालांकि कप्तानी की इस कहानी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जिन पर सभी की निगाहें टिकी है। वैभव इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरेंगे और घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर अपने आक्रामक अंदाज से प्रभावित करने वाले इस युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। भारत के पास बल्लेबाजी में गहराई के साथ साथ विविधता से भरा गेंदबाजी आक्रमण है, जो मेजबान टीम के लिए चुनौती बन सकता है। तो आज के मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से इतिहास रचने की तैयारी में है वैभव सूर्यवंशी। तो 15 की उम्र है और ये एक ऐतिहासिक दस्तक हो सकती है, क्योंकि इतिहास की दहलीज पर वैभव सूर्यवंशी का वैभव, विराट वैभव खड़ा हुआ है। रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी एक और उपलब्धि, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है अपने खेल के प्रदर्शन के लिहाज से। आयरलैंड के खिलाफ टी20 में कर सकते हैं डेब्यू, जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को साबित करने की, प्रदर्शित करने की, अपने हुनर को दिखाने की उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। 15 साल की इस कम उम्र में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है वैभव की और कई बड़े रिकॉर्ड्स नाम करने का मौका उन्हें मिलेगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो टीम इंडिया के इस स्तर तक पहुंचे और पहले टी20 खेलते ही
उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और सचिन ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। वहीं वैभव ने 15 साल 91 दिन में ये अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया है और भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बनेंगे और भारत के सबसे युवा T20 इंटरनेशनल डेब्यूटांट बनने का मौका भी उनके सर है और T20 में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड भी वाशिंगटन सुंदर के नाम है। यानी कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसके जरिए वो इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं और सुचित्रा से इस पर बात करते हैं। सुचित्रा, वैभव आज इतिहास रचने की दहलीज पर हैं और वैभव का ये विराट रूप किस तरह से भारतीय टीम को अलग बुलंदियों पर ले जाने के लिए इस वक्त तैयार है? जी बिल्कुल आंचल, वैसे तो इस सीरीज़ को अगर हम देखें तो दोनों टीमों के बीच ताकत के हिसाब से उतना मेल नज़र नहीं आता, तो ऐसी सीरीज़ में आमतौर पर जो क्रिकेट फैंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन इस मुकाबले को लेकर, इस सीरीज़ को लेकर ये जो इंटरेस्ट है, जो उत्साह है, जो जोश है, उसका कारण यही है कि सबकी नज़र वैभव सूर्यवंशी पर है, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में सबका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। जब से उन्होंने डेब्यू किया है, हम कहें कि पिछले सीज़न में भी जब IPL में पहला मैच खेला था, छक्के के साथ जो शुरुआत की थी वहीं से सबकी नज़र में आ गए थे और इस बार का सीज़न तो जो है हम कहें कि पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी का ही सीज़न रहा है। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने इस सीज़न में बनाए हैं और एक बड़ा टैलेंट उन्हें माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह का नाम सचिन तेंदुलकर ने कमाया, जिस तरह का हम कहें कि ग्लोबल फेम विराट कोहली ने कमाया, उसी एक कड़ी में अगला नाम जो है वो वैभव सूर्यवंशी को माना जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल यही है कि वैभव सूर्यवंशी वो स्क्वाड में तो हैं, लेकिन आज प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय टीम मौजूदा T20 विश्व चैम्पियन है और कोई भी विश्व चैम्पियन जब कोई सीरीज़ खेलने उतरती है तो जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो एक वर्ल्ड चैम्पियन का टैग है, उसे भी बचा कर रखना, उसके अनुरूप खेलना भी ज़रूरी होता है और कोई भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो अगर हम टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा है। संजू सैमसन जिन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और वहीं अभिषेक शर्मा जो पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट के हम कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय रहे हैं भारत के लिए। तो वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू देने के लिए संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर बिठाना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी लगेगी और वैभव सूर्यवंशी क्योंकि ओपन करते हैं तो नंबर 3 पर उनका खेलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर भेजा जाएगा या फिर वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अपने डेब्यू के लिए? ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो क्या डेब्यू कर पाएंगे आज या अभी कुछ करना पड़ेगा इंतजार, ये वक्त बताएगा। और आइए देखते हैं फीफा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो बात नीदरलैंड्स की, जिसने ट्यूनेशिया को 3-1 से हराकर फीफा विश्व कप के ग्रुप F में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ग्रुप F में शीर्ष पर, जबकि ट्यूनेशिया लगातार 3 हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर। जापान और स्वीडन ने ग्रुप F से विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल की। इसी के साथ अंतिम 32 में अपनी जगह की पक्की। वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा, जहां उसका सामना 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से। ग्रुप E के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट चरण में किया प्रवेश। इस हार के बाद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। और आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ग्रुप E के निर्णायक मुकाबले में निकोलस पेपे के 2 शानदार गोलों की बदौलत टीम ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अंतिम 32 का टिकट कटाया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अब इंतजार बस कुछ दिनों का।
रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का।